Dear students of Study High School, Assalamu alaikum. क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हमने कंटिन्यू किया हुआ है जो है, और हमारा आज का टॉपिक है वो है अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइज। कुछ इसके न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग रहते थे, जस्ट 2 न्यूमेरिकल्स जो वो रिमेनिंग है, बाकी जो हमने इसके डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है। आज हम उनको न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे, और इसी के साथ साथ जो है एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ वगैरह भी डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे जो है। तो बुक वगैरह आपके पास ले आएँ, पहले अपने सामने रख लें। बुक से हम क्या करेंगे, इसके अंडरस्टैंडिंग करेंगे जो है। अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम फिर इसके गिवन डाटा और इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर नंबर 4 और 3 इन 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पेपर्स में कई दफ़ा आ चुके हैं, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल हमने आज फर्स्ट करना है वो है जी 4.9 जो है, ठीक है। पेज नंबर जो है बुक का वो है 105 एंड न्यूमेरिकल 4.9। तो लिखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 4.9 जो है 4.9 गिवन डाटा जो है, इसमें हम देखेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ दी हुई है और क्या क्या चीज़ हमने मालूम करनी है। सबसे पहले उसने लिखा A nut has been tightened by a force of 200 न्यूटन। एक नट को टाइट किया जा रहा है और फोर्स कितनी लगा रहे हैं, 200 न्यूटन जो है। इट मीन्स कि हमारे पास जो फोर्स है इसको टाइट करने के लिए, दैट इज़ फोर्स इज़ 200 न्यूटन। और उसने आगे लिखा यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। जो स्पैनर है जो आगे पास, जैसे हम रेंच भी कह सकते हैं, उसको हम टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पैनर। और उसकी लेंथ कितनी आगे पास, 10 सेंटीमीटर। एंड व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट। अब उसी नट को आपने क्या करना है, अब लूज़ करना है, खोलना है। पहले टाइट किया था, टाइट करने के लिए जो आगे पास मोमेंट आर्म ये आगे पास था जी 10 सेंटीमीटर, और ये मीटर में कितना हो जाएगा, 100 पे डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर जो है। अब कह रहा है कि इतनी फोर्स लगा के इतने जो स्पैनर की लेंथ थी हमने उसको क्या किया, नट को टाइट किया। अब उसी नट को हमने क्या करना है, खोलना है, लूज़ करना है। पहले टाइट किया था, अब लूज़ करना, ओपन करना है उसको जो है। अब ओपन करने के लिए वो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है, इट मीन्स के जो मोमेंट आर्म है, लेंथ ऑफ स्पैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स मोमेंट आर्म, वो कितना होना चाहिए। अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स वो कितनी अगर लगाएं, बाय अ फोर्स ऑफ विद 150 न्यूटन फोर्स। जो फोर्स है वो आपके पास कितनी है जी, 150 न्यूटन। अब यहाँ पे मसला आ गया जी, एक मसला ये आ गया कि फोर्स उसको भी एफ ही कह दिया, फोर्स इसको भी एफ कह दिया, लेकिन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ के हमें ये अंदाज़ा हो गया, आइडिया हो गया कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक उसको टाइट करने के लिए यूज़ की जा रही है और एक उसी नट को ओपन करने के लिए यूज़ की जा रही है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के डिफरेंस को बरकरार रखा, और डिफरेंस हमने इसको ऐसे कहा, दिस फोर्स इज़ कॉल्ड F1, दिस फोर्स इज़ कॉल्ड F2। इसका मोमेंट आर्म ये था L1, इसका मोमेंट आर्म L2, सिंपली जो है, ठीक है जी। अब हमने आगे क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। अब हमें पता चल चुका है कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या चीज़ हमें दी हुई है। हम लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, दैट इज़ क्लॉकवाइज मोमेंट इट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो क्या थे, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
ठीक है जी, दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब देखें इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट कौन सा प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आंसर आपके पास ऐसा बनेगा F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब मालूम क्या करना था हमने, मोमेंट आर्म L2 फाइंड करना है। F2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि वहाँ पे वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जो है। तो हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय L1 ओवर F2 इज इक्वल टू L2। अब देखें इन तमाम की वैल्यूज़ आपके पास क्या है, गिवन है। अगर वैल्यूज़ गिवन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया जाएगा जो है। F1 की फोर्स कितनी थी आपके पास, 200। उसके बाद मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स के 0.1 मीटर ओवर सेकेंड फोर्स कितनी थी F2 150 के अराउंड अबाउट, 150 इज इक्वल्स टू L2। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 200 को 200 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आपके पास आ जाएगा जी इसका 20। इसको फिर हम करेंगे डिवाइड ऑन 150 जो है, इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, आ गया 20 ओवर 150 इज इक्वल्स टू L2। इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 0.1333 मीटर। अब यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर ये कंसीडर किया जाएगा कि ठीक है, लेकिन बुक पे आंसर दिया हुआ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में जो है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो जो आंसर आया इसको अगेन हम जानते हैं कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, या आप इसको ही यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, इसको कन्वर्ट ना करें तो आंसर क्या आएगा आपके पास, सेंटीमीटर में ही आएगा जो है। लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर जो आंसर आएगा उसको भी बाद में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। सिंपल सा क्या करना है, सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, उससे हम क्या यहाँ पे जब जाते हैं मीटर के अंदर डिवाइड करते हैं, जब वापस आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर L2। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ये वही रिक्वायर्ड आंसर है जो हमारी बुक पे मेंशन किया हुआ है जो है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया जो है, और ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा ये न्यूमेरिकल आ चुका है जो, ठीक है। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी जो है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल है जी अबाउट 4.10 होगा जो है जी, 4.10। इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है हमें जो है 4.10 में, और 4.10 डायग्राम के साथ आपको समझाना पड़ेगा जो है, इसमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम के बगैर इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी जो है। अच्छा जी, इसमें देखते हैं उसने क्या दिया है मुझे, उसने बताया क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg, एक ब्लॉक है उसका मैस कितना है, 10 kg उसका मैस है। इज सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड किया हुआ, लटकाया हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 20 सेंटीमीटर के फासले पे सेंटर से। सेंटर किसका, ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग, एक रॉड है, एक बार नुमा चीज़ है जो है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर लॉन्ग है जो है। उसके बाद व्हाट इज़ द फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट, हमें कितनी फोर्स दूसरे एंड पे लगानी पड़ेगी उस बार को बैलेंस करने के लिए, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ अ बार, दूसरे एंड पे फोर्स लगाने की वजह से जो है। इसमें देखते हैं, पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं इसकी। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो आपके पास बार है, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, उसने हमें वैल्यू दी हुई है, इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। इट मीन्स कि आगे पास यहाँ से लेके यहाँ तक
जो डिस्टेंस है ये सारे का सारा, द डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इसे हम यहाँ पे अब उतना है तो नहीं, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आपके पास है 1 मीटर। 1 मीटर वैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये तो 1 मीटर तो नहीं है जो है, लेकिन हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये आपके पास 1 मीटर तो ज़्यादा होगा ना। ये आपके पास कितना है जी? 1 मीटर है। अगर ये 1 मीटर है तो इस सेंटर पॉइंट से यहाँ से जो है इस साइड पे कितना होगा और यहाँ से इस साइड पे कितना होगा जो है, हाँ जी बता सकते हैं? सेंटर से हमने किया, सेंटर में इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना है, हमने कहा जो इस तरफ है वो है 0.5 मीटर और जो इस तरफ है वो भी कितना है 0.5 मीटर जो है। दोनों तरफ कितना है जी? 0.5 0.5, हाफ मीटर जो है सेंटर का मतलब यही होता है ना। फुल कितना था 1 मीटर, उसका सेंटर किया तो हाफ इधर आ गया, हाफ मीटर उधर चला गया। हाफ को हमने कैसे लिख दिया? 0.5 एंड 0.5। फिर उसने हमें आगे ये बताया, उसने कहा कि अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg, उसने कहा जी कि आपके पास 10 kg का एक मैस अटैच है, मैस विच इज़ ऑफ 10 kg। इसका मैस कितना है? 10 kg इसका मैस है, जो कि सस्पेंडेड है फ्रॉम द सेंटर अबाउट 20 सेंटीमीटर। वो 20 सेंटीमीटर के फासले पे है, लेकिन 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर जो है। अंदाज़न मैंने बता दिया कि ये आपके पास क्या है। इसको अगर डायग्राम को मैं छोटा करूँगा, एक्यूरेट वैल्यू लूँगा तो डायग्राम की समझ नहीं आएगी आपको, जो इसलिए थोड़ी सी अंदाज़न वैल्यू ले रहा हूँ कि सेंटर ऑफ पॉइंट से 0.2 मीटर के फासले पर एक ब्लॉक अटैच किया गया जिसका मैस कितना है? 10 kg। और हमसे वो क्या चाह रहा है? वो ये पूछना चाह रहा है कि इस जगह पे हम कितनी फोर्स लगाएं टू बैलेंस इट, ताकि हम इसको क्या कर सकें? बैलेंस कर सकें जो है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल समझ आ गई? दोबारा सुने एक दफ़ा इसको जो है। इसमें आपने ये बताना है कि ये एक यूनिफॉर्म बार आपके पास थी जिसकी लेंथ थी 1 मीटर, 0.5 मीटर उस तरफ, 0.5 मीटर इस तरफ जो है। अब सेंटर से 0.2 मीटर के फासले पे एक ब्लॉक अटैच है जिसका मैस क्या है आपके पास? 10 kg, जो हमने इसके साथ यूनिफॉर्म बार के साथ अटैच किया और बांधा हुआ उसको उसके साथ जो है, और वो सस्पेंड करा है, लटक रहा है जो है। और इस साइड पे कितनी फोर्स लगाएं ताकि ये आपके पास बैलेंस हो जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे तो ये तो ऐसे गिर जाएगा मैस जो है। ठीक है ना, ये क्योंकि यहाँ पे मैस है 10 kg का, हमने इस साइड पे कितनी फोर्स लगानी है ताकि हम इसको क्या कर सकें? बैलेंस कर सकें जो है। वो आपने फोर्स क्या करनी है यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें बतानी है। तो उसने हमें दिया क्या है? सबसे पहले हम बता रहे हैं मैस, ये आपके पास वैल्यू गिवन है। मैस से आपके पास था जी 10 kg, मैस इज़ 10 kg जो है। और मैस के साथ साथ उसने आपको जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आपके पास हो जाएगी लेंथ ऑफ अ बार, लेंथ दी हुई है आपके पास, लेंथ ऑफ अ बार विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग जो है। उसके बाद उसने आपको दिया हुआ है जी मोमेंट आर्म दिए हुए दोनों के जो है, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म देखें आपके पास कौन कौन से हैं। एक मोमेंट आर्म कौन सा है? 0.2, और दूसरा कौन सा है? 0.5 मीटर जो है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए को हम दे देते हैं वैल्यू L1 का नाम, दिस इज़ L1 एंड दिस इज़ L2। ठीक है जी। अब इसका जो वेट है वो क्या होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड, उसको हम W कह देंगे, और इसका जो आगे पास फोर्स है वो हम क्या कहेंगे? उसको F का नाम दे देंगे। अब लिखेंगे मोमेंट आर्म, आगे पास है एक L1 जो कि था 20 सेंटीमीटर, फिर हम इसको कन्वर्ट किया तो वो कितना हो गया था? 0.2 मीटर। और एक और मोमेंट आर्म था, मोमेंट आर्म, जो कि किसके इक्वल था? L2 के इक्वल। यहाँ से यहाँ तक कितना इक्वल आपके पास बनता था? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर जो है। अच्छा जी, और आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे? फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस, रिक्वायर्ड टू बैलेंस, दैट इज़ इक्वल टू F। और ये आपने क्या करनी है?
कैलकुलेट करनी है। दिस इज़ योर गिवन डाटा जो है। अब आपने सिंपल सा सोल्यूशन करेंगे इसको हम जो है, वो तो आगे बस सिंपल आसान है। सबसे पहले आप लिखते हैं जी सोल्यूशन, और फिर इसमें से सोचा जाएगा कि किस फार्मूले को यूटिलाइज़ किया जाए, यहाँ पर जो है कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। उस समय न्यूमेरिकल में देखें तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं हमारे पास सारी की सारी। दो मोमेंट आर्म्स हैं, एक फोर्स आपको दी हुई है, एक आपसे पूछी गई है कि आपके पास कौन सी होगी। एक फोर्स कौन सी दी हुई है, फोर्स तो हमें कोई भी नहीं दी हुई। भाई जो मैथ होता है, मैथ को कन्वर्ट कर सकते हैं हम फोर्स के अंदर बाय यूजिंग द फार्मूला W=mg, ठीक है ना। तो ये हमें जो मैथ दिया हुआ है, ये बेसिकली इसको हम फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं W=mg का फॉर्मूला लगा के, तो W वहाँ से फाइंड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज़ किया। प्रिंसिपल मोमेंट क्या था, वही जो साइड पे लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज जो है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब इसमें देखें आगे पास दो फोर्सेस बनेंगी, एक ये वाली फोर्स W आगे पास किसके इक्वल है, L के इक्वल जो है, और L1, और दूसरी क्या हो जाएगी F=L2। देखें यहाँ पे W मल्टीप्लाई बाय L1, और सेकंड आगे पास क्या है जी F। इसका मोमेंट आर्म कौन सा था आपके पास, इसका मोमेंट आर्म ये था L2। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना था जी F की वैल्यू जो है। तो L2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। सिंपल सी मैथमेटिक्स जो मैथ की टर्मिनोलॉजी है उसको यूज़ किया जाएगा। W है और L1 हो जाएगा, ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा L2 और इज इक्वल टू F जो है। अब W का फॉर्मूला क्या होता है, W=mg और L1 ओवर L2 इज इक्वल टू F। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, M की वैल्यू कितनी थी 10, G की वैल्यू कितनी थी 10, L1 की वैल्यू दिस वन इज L1 कितनी वैल्यू है 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू कितनी थी 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0.5 इज इक्वल टू F। अब हमने क्या करना है जी, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे हम। कैलकुलेटर के लिए आपने सबसे पहले देखें ऊपर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है जी। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 20, इट शुड बी इक्वल्स टू 20 ओवर 0.5, इट शुड बी डिवाइडेड ऑन 0.5, 0.5 पे डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया आपके पास 40 न्यूटन इज इक्वल टू F, और ये आपके पास फोर्स के इक्वल था जो है, सिंपली इज इक्वल टू फोर्स F। इतनी फोर्स हमें चाहिए जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं जो है। इसके बाद छोटे से MCQs हैं आपके पास कुछ, उसके लिए आप बुक ओपन करेंगे। बुक ओपन करने के लिए पेज नंबर 104 है, इसमें जस्ट जो है 6 MCQs लिखे हुए हैं, बल्कि 6, 7 और 8 MCQs हैं। देखें सबसे पहला MCQs निहायत आसान है जो है, उसमें डेफिनेशन हमने लिखी हुई है जो है, डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा गया, लिखा है जी टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। अगर आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स डिफरेंट है, तो उसका फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा दे विल बी फॉर्म्ड अ कपल। उसने लिखा है कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कपल है, इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, तो आपने सिंपल सा इसका आंसर बताना है दे विल फॉर्म द कपल। तो यहाँ पे हम लास्ट लिख देते हैं इसमें MCQs और MCQs में नंबरिंग हम दे देंगे इसको 1, 2, 3, 4,
5 6 7, ठीक है जी, 7 है और 8। तो फर्स्ट वाले का आपके पास जो आंसर है वो होगा जी कपल, जो कि लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। तो फर्स्ट वन हैज़ अ करेक्ट ऑप्शन बी। उसके बाद सेकंड है द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल, कि हेड टू टेल रूल की मदद से हम कितने नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो उसमें लिखा है ऑप्शन 2 3 4 एनी नंबर। तो इसमें आप डी ऑप्शन ठीक है इसका जो है, एनी नंबर को हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे कि हेड टू टेल रूल से एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडिड जो है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर, कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं उसके जो आगे पास फोर्सेस वो कितनी होती हैं जो है, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो आगे पास सिंपल से आगे पास जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं दैट विल बी 2, और वो लिखा हुआ है जी आगे पास बी ऑप्शन में जो है, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। फोर्थ वाला है जी अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स है, इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो 30 का एंगल बना रही हैं जो है विद अ हॉरिजेंटल लाइन के साथ। इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसे कहेंगे हम, एफ एक्स आपने फाइंड करना है। एफ की वैल्यू आपके पास दी हुई है 10 न्यूटन, और एफ एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा करेंगे कॉस 30, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, तो इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 8.7 न्यूटन। जो डी ऑप्शन है इसका दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन डी जो है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू 10 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.6666 आएगा, उसको राउंड ऑफ करके वो 8.7 आपके पास करेक्ट आंसर है, जो कि डी ऑप्शन में लिखा है। फिफ्थ वाला फिर वही रिपीट हो गया फर्स्ट वाले के साथ ही जो है, अ कपल इज़ फॉर्म बाय, कपल कब प्रोड्यूस होता है, तो इसमें आपके पास लिखा हुआ है जी सी ऑप्शन में, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन, के दो आगे पास फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं और सेम लाइन भी है। क्या वो कपल प्रोड्यूस करेंगी, नो, दे विल बी नॉट शुड बी इन अ सेम लाइन, लाइन नहीं सेम होनी चाहिए जो है, वो आगे पास लिखा हुआ है जी डी ऑप्शन में, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन अ सेम लाइन। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन डी। इसमें भी आगे पास कपल की सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसको कपल की डेफिनेशन आती है उसके लिए ये जो है एमसीक्यूज बहुत ही आसान होगा जो है। फिर 6 है अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है कब, इसमें दो कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई हो सकती हैं जो है, एक है जब आपके पास एक्सेलरेशन इज़ 0, और एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब स्पीड क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म। तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, इसमें बी ऑप्शन जो है स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। जब स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी, स्पीड चेंज ही नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा जो है। 7th है अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है जबकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कीप इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड, वो अपनी हाइट को क्या रखता है, बरकरार रखता है, या वो आगे पास में क्या है, इज़ एट लोएस्ट पोजीशन, इज़ एट हाईएस्ट पोजीशन। तो हम लिखेंगे सी ऑप्शन इसका ठीक है जो है, कि उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, उसको डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी हाइट को क्या रखता है, मेनटेन रखता है वहाँ पे जो है। तो इसमें आगे पास इसका ऑप्शन है जी सी ऑप्शन। और लास्ट वन जो है वो सिंपल सा है, आसान सा है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल, रेसिंग कार्स को स्टेबल कैसे बनाते हैं जो है, सिंपल बाय लोइंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हम जब टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हम पढ़ के आए थे जो है कि रेसिंग कार्स को स्टेबल बनाने के लिए उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करना पड़ता है। तो इसमें आगे पास ऑप्शन लिखा है ये वाला जी, सी ऑप्शन में लिखा है लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका जो सी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन जो है, ठीक है। तो इसी के साथ जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स आगे कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपको कंप्लीट हो गए, जो नोट्स हैं एक्सरसाइज के वो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ से उसकी आप लर्निंग करेंगे, क्योंकि उसमें 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही हैं जो आपके चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस करके आ रहे हैं, डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप वहाँ से रिवाइज कर लेंगे जो है। एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दी, उसकी जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके कवर हो चुके, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे जो है। इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।